हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश, और उसमें पढ़ना हमारा है आज पार्ट नंबर 2 प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से पढ़ने से पहले मैंने बताया था प्रकाशिक माध्यम, और प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? 3। पारदर्शी माध्यम, परभासी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। कौन कौन से? पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम, और एक होता है अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जैसे अगर किसी कमरे में गैस भर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? किसी कमरे में गैस भर दिया जाए, और गैस पूरे कमरे में गैस भर जाएगा, और एक साइड से टार्च जलाएंगे, दूसरी साइड क्या हो जाएगा? प्रकाश पहुंचेगा। तो प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पूरा चला जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। ठीक है। पर गैस है, और गैस में से प्रकाश क्या हो रहा है? एक ओर से दूसरी ओर पूरा चला जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पूरा क्या होता है? चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु हो गया, गैस, ठीक, धुआं जो होता है, धुआं, इसमें क्या होता है? प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर चला जाता है। कांच ले सकते हैं, कांच जो है, कांच में क्या होता है? प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पूरा चला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। परभासी माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का पूरा भाग नहीं जा पाता, केवल आंशिक भाग ही क्या होता है? एक ओर से दूसरी ओर जा पाता है, उसे बोलते हैं परभासी माध्यम। ठीक। जैसे अगर कोई कांच है, तो जैसे गाड़ी का जो आगे वाला शीशा लगा होता है, जिसमें से एक पार से दूसरे पार उस पार देख पाते हैं, वो कौन सा माध्यम बन गया? पारदर्शी। लेकिन उस कांच को हम तोड़ कर और उसको क्या कर दीवार पर रगड़ दें, और रगड़ने के बाद धुंधलापन हो जाएगा। जब उसमें हम टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश का जो टॉर्च से जितना प्रकाश निकल रहा है, वो पूरा प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाएगा, उसका कुछ आंशिक भाग ही क्या होगा? एक साइड से दूसरी साइड जा पाएगा। तो जो घिसा हुआ कांच होगा, घिसा हुआ कांच, ये क्या होता है? परभासी माध्यम होता है, क्योंकि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही एक ओर से दूसरी ओर जा पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परभासी माध्यम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अपारदर्शी माध्यम, जैसे अगर सामने लकड़ी का पर्दा हो जाए, लकड़ी की दीवार हो जाए, और एक साइड से टार्च जलाएंगे तो प्रकाश उस साइड नहीं जाएगा, लकड़ी की दूसरी साइड नहीं जाएगा, तो प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर बिल्कुल ही नहीं जा पाता, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर बिल्कुल ही नहीं जा पाता है, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा सा भाग क्या होगा? टॉर्च यहाँ से जलाएंगे तो थोड़ा भाग क्या होगा? एक साइड से दूसरी साइड जा पाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? परभासी माध्यम। इसमें आपका ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, आपका लकड़ी हो जाएगा, ये सब क्या है? अपारदर्शी माध्यम। घिसा हुआ कांच, तेल से लिपटा हुआ कागज, तेल से लिपटा हुआ कागज। अगर हम किसी कागज को क्या करते हैं? तेल में डुबो देते हैं, फिर उसमें क्या करेंगे? टॉर्च जलाएंगे, तो प्रकाश पूरा नहीं जाएगा, उसका आंशिक भाग ही क्या होगा? उस साइड जा पाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? परभासी माध्यम। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।
तो इसमें दो माध्यम, जैसे माध्यम अभी 3 पढ़ा दिए, उसी तरीके से माध्यम कितने होते हैं? 2। अब हो सकता है पारदर्शी भी हो सकता है, अपारदर्शी भी होता है, परिभाषी भी हो सकता है। तो हमने एक चूज कर लिया माध्यम, कौन सा? माध्यम 1। और दूसरा हमने क्या कर लिया? माध्यम 2। ठीक है। इसमें क्या होता है प्रकाश के परिवर्तन में, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, ये माध्यम 1 है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है माध्यम 1 से, माध्यम से 1 से चलकर ये दूसरा माध्यम है, और दूसरा माध्यम के तल से क्या होता है? टकराता है। टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से क्या होता है? टकराता है, और टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम जो चेहरा देखने वाला क्या होता है? जो शीशा होता है, आईना, कांच, उस कांच को हम रखते हैं तो कांच के बाहर क्या होता है? वायु। तो जब प्रकाश टार्च यहाँ सब क्या करते हैं? जला दिए, तो प्रकाश कहाँ से होकर जा रहा है? पहला माध्यम, और माध्यम कौन सा है? वायु। तो वायु से होकर जा रहा है, और दूसरा माध्यम क्या बन गया? कांच। तो दूसरा माध्यम कौन सा है? कांच। कांच के तल से क्या होता है? टकराता है, और टकरा कर फिर वापस क्या होता है? वायु में आ जाता है। तो वायु से गया था, कांच से टकराया, फिर वायु में क्या हो गया? आ गया। तो माध्यम 1 से गया, माध्यम 2 से टकराया, फिर उसी माध्यम में क्या आ गया? आ गया। इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, तो इसमें ये ए और ये ओ, इसके बाद ओ और ये बी, जो किरण आती है इसे बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी आ रही है? ये वाली। तो आपतित किरण कौन सा होगा? ओ है। परावर्तित किरण क्या होती है? जो किरण टकराने के पश्चात क्या होती है? जाती है। जैसे ये टकरा गई है, टकराने के पश्चात क्या हो रही है? जा रही है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण कौन सा होगा? ओ और बी। तो ओ भी हमारी क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है। जिस पृष्ठ पर प्रकाश का परिवर्तन होता है, ये वाला पृष्ठ है एम और एम डैश। पृष्ठ कौन सा है? एम और एम डैश। तो इस पृष्ठ पर क्या हुआ है? प्रकाश आया है, टकराया है, टकरा कर फिर वापस चला गया। इसका मतलब प्रकाश का परिवर्तन किस पृष्ठ पे हुआ है? इस वाले पृष्ठ पर। तो इस पृष्ठ को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश का परिवर्तन जिस पृष्ठ पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो इस वाले पृष्ठ पे क्या हुआ है? प्रकाश का परावर्तन हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन जिस पृष्ठ पे होता है उसे पृष्ठ को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो जाएगा? एम और एम डैश। यहाँ हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ बराबर एम डैश। यहाँ से यहाँ तक की जो पृष्ठ है इसे क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। आगे देखते हैं हम लोग, कोई भी पृष्ठ होता है वो कई सारे बिंदु से मिलकर बना होता है। जैसे ये पृष्ठ है तो कई सारे बिंदु से मिलकर बना होगा। तो ये भी हमारा क्या है? एम से लेकर के एम डैश तक पृष्ठ है, तो ये भी कई सारे बिंदु, एक यहाँ बिंदु होगा, बहुत सारे बिंदु होंगे। तो क्या सभी बिंदु को प्रकाश की किरण आई है? नहीं, इसमें से किसी एक बिंदु को प्रकाश का किरण आया है। इस वाले बिंदु पर क्या हुआ है? प्रकाश की किरण आई है इसी बिंदु पर। तो परावर्तक पृष्ठ के, ये कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ आपतन बिंदु कौन सा हो जाएगा? वो हमारा क्या होगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है। आपतित किरण जिस परावर्तक पृष्ठ की जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे अगर ये है और इस पर हम लंब खींच दें तो कितना इसका कोण बनेगा? 90 अंश का। तो यहाँ से एक हम लंब खींचते हैं, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे? एक लंब खींच देंगे। किस बिंदु पर? तो आपतन बिंदु पर। कौन सा बिंदु है?
आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लंब खींच रहे हैं। तो आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, यहाँ से अगर कोण बनाएंगे तो कितना उसका कोण बनेगा, 90 डिग्री का, इसका मतलब लंब है। इसी लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ अभिलंब कौन सा हो जाएगा, एल और ओ। तो एल ओ क्या हो जाएगा, अभिलंब। ठीक है, ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण ओ ए, सॉरी ए ओ। तो ये हमारी क्या हो गई, आपतित किरण। जो किरण आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो किरण टकराने के पश्चात जाती है इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग स्मॉल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब ये दोनों दिख रहे हैं, इसके बीच में जो कोण बना है इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और इसे स्मॉल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित कर लेते हैं। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण, तन कोण स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से क्या होता है, टकराता है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापिस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो किरण टकराने के पश्चात वापस चली जाती है इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ पे होता है उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसके कौन से नियम हैं। नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। नियम जो है इसके दो होते हैं। कितने होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला देखिए ध्यान से, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब। ध्यान से देखिए, आपतित किरण इसी बिंदु पर है, परावर्तित किरण इसी बिंदु पर है, अभिलंब भी क्या है, इसी बिंदु पर है। तो जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो खींचा गया विलंब होता है, तीनों एक ही तल में क्या है, स्थित है। इसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। तो दूसरा ये नाम है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आपतन कोण इक्वल टू
परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से डिनोट कर सकते हैं, तो करते हैं, तो कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब, इमेज जिसको बोलते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दर्पण है, आपके कोई चिकना तल है और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, दो प्रकाश की किरण आ रही है, बीच में एक वस्तु रखी गई है ए बी। तो इससे ए बी से वस्तु क्या हो रही है? आ रही है, ये वस्तु है। और इसी से क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण इसी बिंदु से होकर जा रहा है, तो टकराया, टकराने के पश्चात फिर वापस आ जाएगा, तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। फिर ये भी जाएगा, टकराएगा, टकराकर फिर क्या हो गया? वापस आ गया, तो भी क्या हो गया? परावर्तन हो गया। तो प्रकाश जब किसी वस्तु से होकर जाता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर जाता है और टकराता है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होता है? या तो मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर ये हमारे पास वस्तु हो गई ए और बी, तो किसी वस्तु से प्रकाश की किरण जब होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको क्या कहते हैं? इस बिंदु को इस प्रतिबिंब कहते हैं। किसका? इस वस्तु का। ठीक है, तो यह भी सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो टाइप के होता है। प्रतिबिंब कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला आपका होता है आभासी प्रतिबिंब, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अगर वास्तव में प्रकाश की किरणें जाएंगी और वास्तव में क्या होंगे? एक दूसरे को काटेंगी या वास्तव में एक दूसरे पर मिलेंगी, तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर देखा जाए कि अगर ए भी वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण गया और टकराने के पश्चात इस चला गया, दूसरी किरण है, टकराया गया और टकराने के पश्चात ऐसे निकल गया, तो आगे तो मिलने का कोई चांस नहीं है। इस बिंदु से होकर गए हैं तो टकराने के पश्चात आगे कभी मिल पाएंगे? नहीं। तो जब नहीं मिलेंगे, वास्तव में तो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि पीछे कहीं ना जाकर कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में तो कहाँ चला गया है? आगे की तरफ। लेकिन अगर आभास करेंगे मन में तो ऐसा लग रहा है कि पीछे जाकर क्या हो रहा है? किसी बिंदु पर मिल रहा है। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? आभासी प्रतिबिंब। अगर वास्तव में काटेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब। अब केवल काटते हुए क्या होगी? आभास मिलती हुई एक बिंदु पर क्या होंगी? प्रतीत होंगी, तो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो कोई पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पेपर में आ गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि किसी वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में परावर्तन के पश्चात मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर मान लीजिए कि परावर्तन के पश्चात केवल अब मिलती हुई आभास हो रही है तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा प्रतिबिंब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अगला हम देखेंगे हेडिंग, दर्पण क्या होता है? दर्पण इंग्लिश में इसे हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर या दर्पण।
जैसे अगर कोई पारदर्शी माध्यम हो, पारदर्शी माध्यम मैंने ऐसे अभी बताया था कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर क्या हो जाए, चला जाए, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के दो पृष्ठ होते हैं, जैसे ये आपका बोर्ड है, इसके कितने पृष्ठ हैं, दो, एक तो सामने वाला, एक इसके पीछे वाला, दो पृष्ठ हो गए। तो ऐसा माध्यम जिसमें तो आर पार देख सकते हैं, इसका मतलब उसके दो पृष्ठ होगा। तो दर्पण किसे कहते हैं? किसी पारदर्शी माध्यम, किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को, एक माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड, देखिए किसी भी पारदर्शी माध्यम होगा, जैसे कांच क्या है, पारदर्शी माध्यम है, कांच में हम एक साइड से दूसरी साइड क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, पारदर्शी माध्यम। तो उस पारदर्शी माध्यम पे क्या करेंगे, एक पृष्ठ पर या तो कलई कर देंगे या लाल ऑक्साइड का लेप लगा लेंगे। क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दे, लेप लगा दे, तो जो आपका निकाय प्राप्त होगा उसी निकाय को क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। कोई पूछेगा अगर दर्पण किसे कहते हैं, तो आप एक कांच लीजिएगा, कांच के दो पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ पर या तो आप कलई कर दीजिए और नहीं तो क्या कर देंगे हम लोग, लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे, तो वो जो प्राप्त होगा क्या होगा, वो निकाय जो बनेगा उस निकाय को क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किसी माध्यम, किसी पारदर्शी माध्यम के, ये भी ध्यान देना कौन सा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। और जस्ट मैंने पीछे पढ़ाया है कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए, तो इस प्रकार जो निकाय प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये जो दर्पण होता है ये कितने टाइप का होता है। तो ये दर्पण जो है दो टाइप का होता है, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक आपका होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, एकदम समतल हो, ऐसा ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो। यहाँ से ये दर्पण हो गया, इसका पृष्ठ कैसा है, समतल है, इस पर प्रकाश का प्रवर्तन गया एक माध्यम से दूसरे माध्यम के तल से टकराकर फिर क्या हो गया, वापिस हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। क्या बोलेंगे, लाइट जला दो, समतल दर्पण। अब इस समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं कि इस पृष्ठ, इस पर मैंने अभी बताया था कि जो प्रतिबिंब होते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक वास्तविक और एक आपका आभासी। तो जो इस समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और ये सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये उल्टा नहीं, कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। उसके बाद अगर जितनी दूरी पर वस्तु होगी, जैसे ये मिरर है, जैसे मान लीजिए क्या है, आपका मिरर है, मिरर के सामने हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखे गए हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा मिरर के अंदर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही जाकर क्या होगा, बनेगा। इसका मतलब कि आप जितना आईने को दूर रखेंगे, शीशे को जो चेहरा देखते हैं आप उसको जितना, वो भी समतल दर्पण होता है, जितना आप शीशे से आपकी दूरी होगी तो आपकी जो अंदर इमेज बनेगी वो शीशे से उतने ही दूरी होगी। तो जो वस्तु की दूरी होती है वही क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो प्रतिबिंब बनता है,
इसके सामने जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के, ये वस्तु के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ से एक वस्तु है ए और बी, अगर इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, तो जो आपका इमेज बनेगा अंदर, इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। तो जो वस्तु का आकार होता है वही प्रतिबिंब का आकार होता है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये समतल दर्पण के क्या है, कुछ गुण है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा। जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। उसके बाद जो वस्तु का आकार होगा वही प्रतिबिंब का आकार होगा। दर्पण से वस्तु की जो बीच की दूरी होगी वही दर्पण और इमेज यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो ये हमारा हो गया क्या, समतल दर्पण। एग्जाम में बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। जो भी आपके एग्जाम में आएगा वो कहाँ से आएगा, गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से। तो आइए हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे प्लास्टिक का गेंद देखें, प्लास्टिक का गेंद, तो प्लास्टिक की गेंद को हम क्या करते हैं, प्लास्टिक यूज ना करके हम उसको कांच से बना दें। जैसे ही कांच का गेंद बना देंगे तो उसको एक साइड से देखने पर दूसरी साइड क्या होगा, दिखाई देगा। इसका मतलब पारदर्शी माध्यम हो गया। उसको अगर हमारे पास ये कांच का क्या हो गया, खोखला गेंद हो गया, खोखला है, अंदर से सॉलिड नहीं है, अंदर से कैसा है, खोखला है। तो जब कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला है, जब इसको हम बीच से क्या कर दें, काट दें, तो जब बीच से काटेंगे तो आपके सामने इस तरीके का कुछ आकृति दिखाई देगी और इस तरीके का कुछ आकृति दिखाई देगी, है कि नहीं। जब इस कांच के खोखले गोले को बीच से काट दें तो इस तरीके से क्या होगा, कटोरे जैसा क्या होगा, आकृति दिखाएगी। तो इसमें दो पृष्ठ बनते हैं। कितने पृष्ठ बनते हैं, दो। एक तो अंदर से, ये जो देखिए, ये जो अंदर वाला है, एक अंदर से, जैसे कटोरा होता है, कटोरे के अंदर जो हम क्या करते हैं, कुछ खाते हैं, तो जो अंदर वाला पृष्ठ होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ, उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, अवतल पृष्ठ, ठीक है। जो अंदर की तरफ क्या होता है, दबा होता है, इस तरीके का अंदर की तरफ ये दबा हुआ है, ऐसे इस तरीके से बनाते हैं। तो ये वाला जो हमारा दिख रहा है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो ये क्या होगा, अवतल। और जो बाहर वाला है, ये बाहर से क्या हुआ, उठा हुआ है, तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल पृष्ठ। क्या बोलेंगे, उत्तल पृष्ठ। तो कांच के खोखले गोले के अगर हम गोले को अगर हम बीच से काट दे तो आपको दो ही आकृति देखी, या तो ये या तो ये। इसमें से किसी एक भाग को फेंक देंगे, एक भाग को हम लोग नहीं लेंगे, केवल एक ही भाग को लेंगे। और एक भाग ले लिए तो इसके कितने पृष्ठ बन गए, दो। एक उठा हुआ है, बाहर से उठा हुआ है, तो कौन सा पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ। और जो अंदर की तरफ दबा हुआ है इसे क्या बोलेंगे, अवतल पृष्ठ। तो कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग पर, कोई एक भाग है, इस पर इस प्रकार से क्या कर दे, पालिश कर दे, पालिश कर देते हैं। तो पालिश करने से जो हमारा दर्पण बनता है, उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। या तो हम बाहर से पेंट कर दें, कलई लगा दें, या तो अंदर से क्या कर दें, कलई लगा दें। कलई तो कोई एक ही साइड लगाएंगे, अगर एक साइड कलई लगा देते हैं तो जो निकाय प्राप्त होगा उस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, जब किसी कांच के खोखले गोले के एक भाग पर पालिश कर दिया जाए, पालिश करने से जो निकाय प्राप्त होता है उस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उत्तल पृष्ठ पर पालिश कर सकते हैं, और नहीं तो अवतल पृष्ठ पर पालिश कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से जो गोलीय दर्पण होता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो उत्तल या तो अवतल। तो गोलीय दर्पण जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक आपका होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उभरे हुए पृष्ठ को, इस पृष्ठ को जो बाहर से उभरा हुआ है इसे क्या बोलेंगे? उत्तल पृष्ठ। जो अंदर से दबा हुआ उसे अवतल पृष्ठ। तो कांच के खोखले गोले के एक भाग को हम लोग ऐसे ये बन गया, एक भाग को इस प्रकार से क्या कर दें? पॉलिश कर दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, अवतल वाले पृष्ठ को क्या कर दिए, अंदर से क्या कर दिए हम लोग? पॉलिश कर दिए। तो अंदर से पॉलिश कर दिए, किस पृष्ठ को पॉलिश कर दिए? अवतल का। तो बचा कौन सा? उत्तल। तो प्रकाश अगर भेजेंगे तो प्रकाश का परावर्तन किस पृष्ठ से होगा? उत्तल पृष्ठ से होगा, क्योंकि यही बचा हुआ है। अवतल तो क्या कर दिया हम लोग? पॉलिश कर दिए, यह आपका अवतल पृष्ठ हो गया। तो बचा कौन सा? उत्तल। प्रकाश का परिवर्तन किस पृष्ठ से हो रहा है? उत्तल पृष्ठ से। इस प्रकार बने दर्पण को क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर उत्तल दर्पण की डिफिनीशन लिखना पड़े, परिभाषा लिखना पड़े, तो किसी कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग पर इस प्रकार से पॉलिश करते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन किस पृष्ठ से हो? उत्तल पृष्ठ से हो। तो इस प्रकार बना दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण की बात करें तो अब हम पहले क्या किए थे? अंदर वाले को पॉलिश किए थे, अब बाहर वालों को पॉलिश कर देंगे। उत्तल पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं। ये जो बाहर वाला उत्तल पृष्ठ है हम लोग क्या कर देंगे? इसे पॉलिश कर देंगे। तो बचा कौन? अवतल। कौन बचा? अवतल बचा। तो प्रकाश का परिवर्तन किस पृष्ठ से होगा? अवतल पृष्ठ से। दबे हुए पृष्ठ से। कौन से पृष्ठ से? अवतल पृष्ठ से। तो प्रकाश का परिवर्तन अगर अवतल पृष्ठ से हो रहा है, प्रकाश का परिवर्तन अगर अवतल पृष्ठ से हो रहा है, तो कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो जब किसी कांच के खोखले गोले के एक भाग पर इस प्रकार से पॉलिश कर दिया जाए कि प्रकाश का परिवर्तन किस पृष्ठ से हो? अवतल पृष्ठ से हो। किस पृष्ठ से? अवतल पृष्ठ से। तो इस प्रकार बना दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।